नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, कवि और उसकी कृति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैं मुझे मिल गया में से एक ऐसी कविता जो शहीदों के नाम है। मित्रों, व्यास जी ने उस कविता में ऐसा क्या क्या कहा है जिससे हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। व्यास जी ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के लिए क्या भाव प्रकट किए हैं, आइए बात करते हैं, सीधा बात करते हैं व्यास जी से। व्यास जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आज अपने शहीदों के बारे में अपनी उस कविता में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शहीदों के बारे में आपने कैसे सोचा, कैसे विचार आपका चला कि मैं शहीदों के लिए भी कुछ लिखूँ। आप कुछ दो शब्द। इस कविता की पृष्ठभूमि जी मेरे बचपन के दिनों की याद दिला देती। जी जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो उस समय ड्रामा या नाटक स्कूलों में तैयार किए जाते थे। उस समय फिल्मों का इतना प्रभाव नहीं हुआ करता था, तो जी हम जी हमारे गुरुजनों के माध्यम से तो एक फैंसी ड्रेस का आइटम, एक मोनो एक्टिंग का आइटम और एक नाटक, इन तीनों विधाओं में मैं बताऊं, मेरे गुरुजन न जाने मुझे सैनिक ही क्यों बनाते थे। एक बार मैंने मोनो एक्टिंग की तो उसमें भी मैंने सैनिक का रोल किया। जी एक बार मैंने कोई कविता भी पढ़ी तो सैनिक के बारे में पढ़ी, जी और एक नाटक में भी मैंने सैनिक की भूमिका। तो शुरू से ही मुझे इन सैनिकों के प्रति एक सद्भाव आया, तो वो जहन में मेरे बैठा था। फिर जैसे जैसे इंडिया के पाकिस्तान के वार होते गए, जी। हम शहीदों के बारे में, आर्मी के बारे में सुनते गए। मेरे एक अच्छे मित्र है, वो भी, उन्होंने भी 62-65 की लड़ाइयाँ लड़ी है। जी जी एक जी। मेरे और सैनिक मित्र है जो सियाचिन ग्लेशियर पे रहे, मोहन सेन उनका नाम है, वो भिलवाड़ा के ही हैं। तो कुल मिलाकर के इस पृष्ठभूमि ने मुझे एक तरह से तैयार किया कि मैं शहीदों के लिए कुछ लिखूं, क्योंकि उनके परिवार का, उनका जो बलिदान और त्याग है, हम उसका ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए मैंने श्रद्धांजलि गीत लिखा है। अगर आप उसको कुछ पंक्तियां पढ़ेगी तो उसके बाद मैं गा करके उसके बारे में अपने विचार प्रकट जी, करूंगा। तो शहीदों के लिए क्या आप कोई शेर व शायरी कुछ होता है, वो भी आपने कभी गाया है? हाँ, जो भी शेर व शायरी लिखते हैं हम किसी भी कविता के प्रारंभ में लिखते जी हैं, जरूर। क्योंकि किसी का मनोविज्ञान समझने के लिए, जैसे आप उसके बारे में जो इंटरनल डायलॉग श्रोता के चलते हैं ना, उसे हम मिटाने के लिए सबसे पहले उसे अपने धरातल पर लाने के लिए कुछ मुक्तक इत्यादि प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आपको जी एक जरूर। मुक्तक के जी माध्यम जरूर से, जरूर। मेरे गीत और मेरे मुक्तकों में एक विशेषता मिलेगी आपको कि अगर आप पूरे मन से किसी भी कवि को सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको ये लगेगा कि हम किस लोक में उभर आ गए। तो मेरे गीतों में थोड़ा सा एक ऐसा वातावरण बनता है जो मैं श्रोताओं के मनोविज्ञान को बताते हुए कहना चाहता हूँ। उसमें है कि मेरे गीत किसी बौद्धिक धरातल के नहीं हैं। जी हाँ, वो हृदय से उठने वाली चीज़ें हैं। जी तो जी जितने जी जो कवि चलते हैं अपनी शायरी लेकर के, उसके लिए मैं कहता हूँ कि हमने चाहा नहीं था घर में उजाला करना, जी। वरना सूरज को तो आंगन में बिठा सकते थे। क्या बात है। हमने शहीदों के बारे में सोचा ही नहीं। ये वो शहीद है जिनके प्रकाश के माध्यम से देश की संस्कृति बचती है। तो मैंने भूमिका पे एक दो पंक्ति शहीदों के लिए जी आपको जरूर। बताई कि ये वो सूरज है जिनको आंगन में बिठाने का मतलब है हमारे हृदय में देते हमारा वो, जी जी उनके प्रति बिल्कुल हमारा बिल्कुल सम्मान हो। बिल्कुल। जी गीत शुरू जरूर। करें। शहीदों के नाम। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए, मरते पानी भी ना मांगा पवन हो गए। आहा, ये पंक्तियां आपने प्रोज में पढ़ी। जी अब ये जब गीत में आएगी तो आपको इस गीत का शिल्प बताऊंगा। मैं गीत को गा करके थोड़ा सा उसका जी विश्लेषण भी जरूर करूंगा। जरूर जरूर। तुमने छोड़ा, अब तुमने शहीद के लिए कह रहा हूं मैं, तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए,
तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो क्या बात गए, है, बहुत अच्छा। मरते पानी भी न मांगा रे पवन पवन हो गए। बहुत अच्छा। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए। इस पर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं इसकी व्याख्या करूं। जी, जब वो एक सैनिक 18 या 20 साल की एज में होते हैं, उस जी समय तो एक सैनिक मतलब एक व्यक्ति की, एक युवक की तो पढ़ने की इच्छा होती है कि जी मुझे पढ़ना है। जी तो जो युवक सीधा सैनिक में चले जाते हैं और कुछ समय के बाद 1-2 साल के बाद, जी आपने इसमें लास्ट लाइन में लिखा कि मरते पानी भी ना मांगा, पवन हो पवन। गए। तो जब उस छोटी सी एज में वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो उस समय आप उनके उस छोटे से जीवन के बारे में आप क्या इस कहना है? पंक्तियों में आप देखिएगा उसका पूरा जीवन आ गया। सेना वो पढ़ाई के बाद में जब उसका सिलेक्शन होता है और अपना घर बार छोड़ के आता है, पहली पंक्ति, तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए। उसको पूछो कि तुम सेना में भर्ती किसके लिए हुए, क्या अपने परिवार के लिए, क्या अपने रिश्तेदारों के लिए? नहीं, वो सैनिक कहता है मैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुआ हूँ। तो मेरी सद्भावना उस शहीद के प्रति है। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए। उसने इस परिवेश को, इस वर्दी को पहनने के लिए उसने अपने परिवार के सारे खूबसूरत सूट, कोट, पैंट इन सबको छोड़ दिया। जी, 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 जी। रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि उसके मर जाने के बाद भी देश बचाए, देश बचा रहेगा। मरते पानी भी न मांगा रे पवन हो गए। ऐसी ऐसी जगह है उसकी देह छूटती है जहां उसको पानी भी नसीब नहीं होता है। मित्रों, मैं निवेदन करूं आपसे, इस कविता में मैंने प्रकृति के 5 तत्वों को समाहित किया है। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु का गुंफन भी आपको उसकी बॉडी में और उसके जी, व्यक्तित्व जी, में जी। मिलेगा। इसलिए इसका ये शिल्प दूसरे एक भावाभिव्यक्ति में भी थोड़ा विचारणीय बनता है। दूसरा बंद जी, लीजिए। ज़रूर। जिसने लोरी सुना था, तुम्हें बड़ा किया, ऐसी वीरंगना का तुमने दूध दूध था था पिया। पिया। एक मेहमा बने कुछ दिनों के लिए, दूध उजला हाँ, किया और और तुम तुम सो सो गए। गए। दूध उजला एक मुहावरा पर है। जिसने लोरी सुना था तुम्हें बड़ा किया, माता का वर्णन है। अपनी जी। माँ ने, उसकी माँ ने उसको कैसे प्यार से बड़ा किया और हुँ। देश पर छोड़ा। तो एक कवि अपनी अभिव्यक्ति, उसने लोरी सुना था तुम्हें बड़ा किया, उस वीरांगना का तुमने ये दूध था है पिया। पिया। जी, जी। एक मेहमा बने कुछ कुछ दिनों के लिए। लिए। हो सकता है किसका क्रम मृत्यु के धरातल पर जल्दी आ जाए, किसी का देरी से जाए, लेकिन घर से तो चला ही गया। दूध उजला किया और तुम सो गए। अपनी माता और परिवार को धन्य करके वो सदैव के लिए सो जाता है। उस शहीद के लिए हम यही तो एक कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उसने इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए होंगे। जी, तीसरा बंद जी। लीजिए। याद करके हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हाँ, शहीदों के तराने को भरे दिल दिल में से गाएंगे। गाएंगे, हाँ, नापाक इरादे कभी कहर ढाएंगे ढाएंगे, तेरे तेरे बलिदान बलिदान के के। वितान छा वाह जाएंगे। वाह वाह। कभी कभी इसकी अभिव्यक्ति करने पर तो मेरा हृदय और आंख भर आती है कविता जी, की। जरूर। तो इस तीसरे बंद की एक पहली पंक्ति को जरा फिर दोहराना। जी, याद याद कर करके। कर के हम तुम्हें भुला न पाएंगे। जब गया तब से उसकी यादें, और शहीद हो जाने के बाद तो उसकी छोटी छोटी बातें और दिमाग में आती है। इसलिए एक कवि उन शहीद, ये सभी शहीदों के लिए, किसी एक शहीद के लिए नहीं। जी, जी। याद कर कर के हम तुम्हें भुला न पाएंगे, शहीदों के तरानों को भरे दिल से गाएंगे। हर बार राष्ट्रीय पर्व और उत्सव पर हम शहीदों के कैसेट चलाते हैं। क्यों? उस हमारा हृदय भरा था। नापाक इरादे कभी कहर ढाएंगे। किसी भी विदेशी शत्रु के गलत इरादे हमारे देश पर एक तरह से आक्रमण नहीं कर सकते या अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। तेरे बलिदान के वितान छा जाएंगे। वितान कहते हैं ऐसे चंदे हुए,
ऐसे शामियाने जो किसी विशेष फंक्शन पर लगाए थे, अरे तेरे बलिदान के चंदोवे इस देश में लग गए, हे मेरे शहीद तुम मर के भी सदैव के लिए अमर हो गया है। ये भाव, अभिव्यक्ति और श्रद्धांजलि मैंने इस गीत में प्रकट किए। तीसरे जी बंद में आपको गीत और गहरा नजर आएगा, जी, यहाँ चलेगा? पर ये जी है कि बोलिए। जैसे वो अपना घर-बार छोड़ के जाते हैं, जी उनके माता-पिता, भाई-बहन, सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी। जी 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 जीवन साथी है जी वो, अब एक पुराना घर, नया अपना पुराना घर जी छोड़ के नए घर में आते जी हैं, जी और वो जो उनके जीवन साथी उनको छोड़ के अपने उस बॉर्डर पे जाते हैं, तो उस समय उनके मन में ऐसी क्या जो। देखिए, उस समय उसके मन में एक तो उसकी माता का सुमिरन बहुत जोरदार जी रहता है। दूसरा, अगर वो शादीशुदा है तो आप देखना उसके बटुए में दो चित्र जरूर मिलेंगे, एक माँ का और इसकी प्रिया का। जी जी वो जी। उन दोनों को बदलते 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 देखते देखते एक बड़ी ऊर्जा होता है। जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के बाद मोबाइल चार्ज हो जाता है, ऐसे वो उन चित्रों को देख के मधुर स्मृति में आंख बंद करके उन्हें सुमिरन करता कि वे दोनों शक्तियां उसके साथ हैं। ऐसी कोई जी घबराने जैसी बात नहीं है, और इन दोनों को मिला करके ही तो मातृभूमि बनती है। जी, इन जरूर दोनों का जरूर। युग्म ही, युग। जी। इसीलिए हमने इस देश में वंदे मातरम कहा है। तो तीसरा जी, बंद लीजिए। आगे है। पद प्रतिष्ठा ओ पैसा आज समीकरण है, वाह। ऐसे कोहरे में चमके तू रवि किरण है, हाँ दर्द है बस तुम्हें, बस तुम्ही रहनुमा, हाँ। हम तो कायल तुम्हारे, हम तो तुम पे गुमा। है बहुत बढ़िया। यहाँ एक मैं आपको सामाजिक जड़ता बता रहा हूँ कि देश में, देश के लिए जो राष्ट्रीय विचारधारा, मुझे लगता है इसके बारे में सैनिक ही ज़्यादा सोचता है, बाकी हम तो व्यक्तिगत जीवन के मनोरंजन पे ही सोचते हैं। तो मैंने समाज के इस मनोविज्ञान को इस छंद में लिया है। तीन बातें मैंने इसमें कही है। पद प्रतिष्ठा और पैसा जो समीकरण है, हर आदमी इस समीकरण पर ही जीवन जीता है। या तो वो अच्छा पद चाहता है, या वो प्रतिष्ठा चाहता है, या वो पैसा चाहता है। पर मेरा सैनिक इन तीनों से हटके, मेरा सैनिक क्या है कविता जी सुनिएगा। पद प्रतिष्ठा और पैसा जो समीकरण है, ऐसे कोहरे में चमके तू रवि किरण है। ये कोहरा बन गया, पद प्रतिष्ठा और पैसे का एक अंधकार है, एक धुआं है, एक धुंध है। इसके बीच मेरा सैनिक जो केवल मात्र देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने आया, मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरज की एक किरण इस सारे कोहरे को छांट देगी। इसलिए प्रतीकात्मक मैंने ये कहा कि लाखों में मेरा सैनिक अलग ही नजर आता है, क्योंकि लाखों आदमी तो अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे पूरा हो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे बचे इसकी तैयारी मेरा सैनिक कर रहा है। जी, बहुत अच्छे। कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए, कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए, प्यारी दुल्हन के जोड़े कफन हो गए। अब आप देखिएगा, जब सैनिक लड़ रहा है उस समय सैनिक को गोली लग गई, इसका पता उसकी पत्नी को नहीं। जी नहीं। हो सकता है कुछ दिनों बाद आ रहा है इसलिए वो बाजार गई हो, कुछ नए कपड़े लाई हो, अपने शादी के कपड़ों को वापस कभी धूप में सुखाती है, कभी उसमें वो कुछ गोली रखती है जी कि वो जी खराब नहीं हो जी जाए, जी। कभी वापस उसकी तय करती, कभी उसको कि इस जोड़े को पहन के मैंने शादी करी थी। तो यहाँ जब उसको सूचना मिलती होगी कि उसका पति नहीं रहा होगा, तो ये पंक्तियां मैं फिर दोहराता हूँ। जी, पहली पंक्ति पढ़िएगा। कितने अरमान। कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए। उसने भी तो कल्पना की होगी कि मैं युद्ध से लौटने के बाद अपने घर जाऊं, प्यारी दुल्हन के जोड़े कफन हो गए। अब वो पहनने लायक नहीं रहे, जीते जी कफन में बदल गए। कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए, प्यारी दुल्हन के जोड़े कफन हो गए। बन के अभिमन्यु, बन के अभिमन्यु फिर नहीं नसीहत, फिर नसीहत नसीहत सिखा सिखा गए। गए। आप अभिमन्यु की तरह बन गए हमारे जीवन में, शहीद को मैं कह रहा हूं। बन के अभिमन्यु फिर नसीहत सिखा गए, तोड़ व्यूह पाक का ये हकीकत दिखा गए। पाक के चक्रव्यूह को तोड़ के, उस समय पाकिस्तान का वार जब हुआ था तब मैंने गीत लिखा था कि तुम तो अभिमन्यु की भांति दोबारा फिर आकर के इस पाक के चक्रव्यूह को तोड़ के तुम एक शानदार शहीदी मौत को, जो मौत में नहीं गिनी जाती, जो बाद में शहीदों के लिए एक कुर्बानी कही जाती है, उससे आकर के तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो
उनके इतने, अब जैसे हमारे फेस्टिवल हैं भारत के, जी जितने सारे फेस्टिवल हैं वो वहाँ पर किस तरह से मनाते हैं, कैसे वो एक सब इकट्ठे, लेकिन जब हमारा मेन फेस्टिवल आता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, या सबसे बड़ी बात आती है राखी। जी एक बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है कि मेरा भाई आएगा, मैं उसकी कलाई में राखी बांधूंगी। उस समय क्या सिचुएशन होती है उन सैनिकों की कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, या मेरी बहन की राखी आई, वो त्योहार का इंतज़ार करते हैं, ये वो भी वहाँ पर इस तरह से त्योहार इन मनाते हैं? सारे अंतर्द्वंद्वों के बीच हम कल्पना से ही इन चीजों को लिखते हैं कविता जी। देखिएगा, हम न तो सैनिक के साथ उस हिमालय पे या उन वादियों में होते हैं, हम्म। लेकिन हम सुनते हैं और कल्पना के माध्यम से विवेचन करते हैं। निश्चित रूप से युद्ध के क्षणों में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उसे किसी की याद नहीं आती। जब हम्म। विश्राम के क्षणों में सैनिक होता है, तभी उसको तभी उनको बहन भी याद आता याद आती है, उसको त्योहार भी याद आते हैं, उसको राष्ट्र के पर्व भी याद आते हैं। इसके पूर्व उसके पुरखों ने भी मान लीजिएगा कुर्बानियाँ दी है। तो विश्राम के क्षणों में जब ये दोस्त लोग कॉफ़ी पीते होंगे, ये अपने टेंट और तंबुओं में रूट मार्च पर कभी विश्राम स्थली पे होते होंगे, तब इन चर्चाओं का जिक्र आता होगा। बाकी मैं नहीं सोचता कि जब इनके हाथ में इनकी गन होती हो और सामने टारगेट दिखता हो, इनका कोई चिंतन चलता हो, ऐसा मैं नहीं सोचता। हाँ हाँ, जब विश्राम के क्षण में होते तब इनके हाथ में बंदूक नहीं होती, शायद राखी का धागा होता होगा, या अपनी प्रिया के लिए श्रृंगार की कोई वस्तु खरीदने की कल्पना इनके मन में जी होती जी हुई जी। होगी। तो आप देशवासियों जी, को क्या संदेश देना मैं चाहते तो हैं? यही देना चाहता हूँ कि हमारे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष है, हम उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं और हम उनसे और एक ही गुजारिश करते हैं कि यदा कदा विभिन्न त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त जब भी आपको मौका मिले, उन सैनिकों के छावनी में जाए, उनके कैंप्स जहाँ जाए, जहाँ उनको तैयारी जाती। जी, आपने यहाँ पे कहा कि बन के अभिमन्यु की हाँ, नसीहत सिखा गए। ये जोरदार बात, ये मैं बताऊं आपको, ये मैंने महाभारत के कथा काल से लिया, एक प्रतीक लिया मैंने इसमें, हम्म। क्योंकि अभिमन्यु उस चक्र में घुस तो गया पर निकलना नहीं सीखा। लेकिन हमारा सैनिक ये पाक जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, उसमें इसने उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी रणनीति को कर करके वो शहीद या तो जिंदा लौट आता है या उसमें मर जाता है। अभी लेटेस्ट जैसे आपने देखा होगा अभिमन्यु के केस में, जी जी। हमारे यहाँ ये ठीक उसी गाथा की बात है। मैंने कितने बरस पहले गीत लिखा और अभिमन्यु से उसको सार्थक कर दिया कि व्यूह पाक का तोड़ के नसीहत सिखा गए, देखो ये जिंदा लौट के आया है। तो जी जी। ये इतिहास का पहला मौका है जी जी जी। जहां कोई सैनिक इस विदेशी शत्रुओं के अड्डों से बच करके सीधा निकल आए और देश ने अभिमन्यु को सर आंखों पे उठा दिया। तो आप बताइए, अभिमन्यु के परिवार में तो बड़े आनंदित हुए, लेकिन इसके पहले के हालात, कश्मीर की घाटी उरी, उन सैनिकों का क्या हुआ, जहां मोदी जी की आंख पूरे विश्व के साथ भर आई और किस तरह से हमने उन शहीदों को खोया। उन्हीं के जी सम्मान में ये पूरा मैंने गीत लिखा है, इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट करता जी, हूँ। जरूर जरूर। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस वेश के लिए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो हो गए। गए। वो कश्मीर की घाटी की कितनी 40 लाशें, ये जी। वही हवन तो ही बारूद में किस तरह से वो उड़ा दी गई। क्या ये हवन नहीं है? मरते पानी बिन मांगा रे पवन पवन हो हो, एक सेकंड गए। में बारूद में उनके पचकड़े उखड़ गए। कविता जी, ये कविता मैंने उन्हीं उरी और उन शहीदों के लिए लिखी है जो कुछ दिनों पूर्व की घटना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा शहीद इस हमारे यहाँ ईश्वर ने दो बताए थे, एक तरफ शहीदों को इस तरह से मरता हुआ दिखाया और अभिनंदन जैसे को पाक के व्यू को तोड़ करके जिंदा लौटने की नसीहत सिखाई। ये दो दृश्य एक साथ हिंदुस्तान की संस्कृति में आपको दिखाई देंगे और जी। दोनों ही शहीदों के रूप में पूजे जाते हैं। एक जिंदा, वो हम तो मान चुके थे कि वो शायद ही लौट के आएगा, लेकिन कभी कभी ईश्वर की कृपा क्या होती है। तो आपने इस गीत को सराहा और क्या एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं शहीदों के प्रति? मैं तो शहीदों के प्रति एक ही बात ये कहूँगा, केवल अपने निहित स्वार्थों में नहीं सोचे। और एक डायलॉग कहता हूँ, इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते,
पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। मैं तो चाहूँगा कि सैनिकों को, जितने सैनिकों को तैयार करके आप राष्ट्र के लिए भेज सके भेजिएगा। पिछला क्या हुआ इसको छोड़िएगा। देश की सुरक्षा के लिए सैनिकों का होना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। व्यास जी, आज आपने शहीदों के नाम एक इतनी, भले ये 5 शब्द ही हो, मैं यही 5 बंद में ही हो, 5 बंद में लेकिन आप बहुत गहरे गहरे, दिल को छू लेने वाले हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। ओम शांति।